स्टूडेंट, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया। प्रिमिटिव या फिर प्रिमिटिव को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशंस के बारे में डिटेल से, और इसका जियोमेट्रिकल हमने जो मीनिंग है वो भी स्टडी किया था। तो इसके बाद हमने स्टडी किया था इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन, और आज हम इससे रिलेटेड कुछ और इसके फंडामेंटल जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम NCERT बुक की एक्सरसाइज 7.1 को भी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, पिछली हमने जो क्लास में जो पढ़ा था वहीं से हम यहाँ पर ले रहे हैं। वी नो क्या स्टडी किया था हमने अपनी उस क्लास में कि डेरिवेटिव ऑफ दिस इज कैपिटल जो हमारा ये फंक्शन दिस इज इक्वल टू fx। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि fx जो है वो एंटी डेरिवेटिव है किसका, fx का, या फिर fx क्या है, प्रिमिटिव है fx का, या फिर fx जो ये कैपिटल fx है ये इंटीग्रल है किसका, fx का। ये हमने स्टडी कर लिया था। अगर हमारे fx के लिए ऐसा कोई फंक्शन मिल जाता है जिसका डेरिवेटिव जो है वो इसी फंक्शन के इक्वल है, तो जो ये कैपिटल fx है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, या फिर क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, या फिर क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। तो इस तरह के जो हमारे पास ये प्रिमिटिव जो कैपिटल fx आप देख पा रहे हैं, ये जो है प्रिमिटिव हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। तो एक नहीं, ये हमने स्टडी किया था, इनफाइनाइटली मैनी प्रिमिटिव एग्जिस्ट फॉर ए गिवन फंक्शन। ये स्मॉल fx अगर प्रिमिटिव है तो इनफाइनाइटली मैनी प्रिमिटिव आपको मिल जाएंगे। तो ये हमने स्टडी कर लिया था। हाँ, अगर ऐसा है तो हमने एक रिजल्ट इससे हम किस रिजल्ट पर आए थे, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ये fx dx किसके इक्वल आया था, दिस इज इक्वल टू fx प्लस c। अगर ऐसा है तो ये किसको इम्प्लाइज कर रहा है, तो इससे हम किस रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं, ये इसका मतलब क्या है, ये जो साइन आप देख पा रहे हैं, इस तरह का जो साइन ये है, तो ये किसका साइन है हमारे पास, ये एंटी डेरिवेटिव का ही तो साइन है, ये प्रिमिटिव का ही साइन है। मतलब fx का प्रिमिटिव क्या है, fx प्लस इनफाइनाइटली मैनी प्रिमिटिव। अलग अलग कांस्टेंट के लिए आपको अलग अलग प्रिमिटिव मिल रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा है, और दूसरी साइड अगर ऐसा है, अगर हमें ये चीज़ जो है वो हमें मिल जाती है, तो यहाँ से हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं, इस जगह पर। हमने स्टडी किया था कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब अगर ये है तो इसका जो इनवर्स जो है वो तब हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर। ये तो पहले तो हम यहाँ पर हैं, तो कहाँ पर पहुँच रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन से हम कहाँ पर जा रहे हैं, इस प्रोसेस से हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस पर जा रहे हैं। और अगर यहाँ से हम कहाँ पर आए थे, दिस इम्प्लाइज दैट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इस तरफ को इम्प्लाइज दैट d/dx fx इक्वल टू fx। तो ये हमने स्टडी कर लिया है। नो, अब हम कुछ और इससे रिलेटेड जो हैं वो फॉर्मूले यहाँ पर देखेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से, इसी के ऊपर बेस्ड अब हमारे जो बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो नाउ हमारे पास ये फर्स्ट जो फॉर्मूला दैट इज़ d/dx, हमें पता है, हमने ये डेरिवेटिव में स्टडी किया है, देखना वाला, x n+1 x raised to power n+1 upon n+1
दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आता है, दिस इज इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर ये चीज़ है, अगर ये हमारे पास है, जैसे यहाँ पर ये, तो हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर। इससे ये, इसको आप देखें तो एक्स एन का प्रिमिटिव क्या है ये, या फिर एक्स एन का एंटी डेरिवेटिव क्या है ये, एक्स एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये मुझे क्या इम्प्लाई कर रहा है, इसको अगर आप देखें तो यहाँ से हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मतलब दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये वाला जो हमारे पास एंटी, जो ये सॉरी प्रिमिटिव है, उसको हम लिख रहे हैं प्लस सी। तो बिल्कुल यहाँ से इसी के ऊपर बेस्ड ये रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देखें कि ये आपको पता है, इधर का रिजल्ट आपको पता है, और हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो ये इसका डेरिवेटिव, ये कैसे आया, ये आपको पता है कि कैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं। ये जो n प्लस वन ये आगे आ गया, और ये जो पावर में था n प्लस वन, और क्या हो गया माइनस, और नीचे जो n प्लस वन है ये तो मेरे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अब n प्लस वन कैंसिल हो रहा है, और क्या रहा है इधर से भी, वन माइनस वन जो है वो जीरो, और x रेज टू पावर n। तो ये हमारा डेरिवेटिव, तो वही लिखा है हमने, इसका डेरिवेटिव ये होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेकंड, हमारे पास जो हमारे पास रिजल्ट जो है कि क्या रहता है, डी अपॉन डी एक्स, हमारे पास किसका, एक्स का क्या होता है, वन, ये आपको पता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से हम किस रिजल्ट पर पहुँचते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ वन का प्रिमिटिव क्या है, एक्स, वन का प्रिमिटिव क्या है, एक्स। तो क्या लिख सकता हूँ, वन इंटू डी एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन इंटू डी एक्स, इसका मतलब क्या, वन इंटू डी एक्स, तो क्या रहेगा, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास जो है वो सेकंड रिजल्ट। नाउ जो हमारे पास थर्ड रिजल्ट अब हम ले रहे हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स जो है वो क्या होता है हमारे पास, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, ये हमने डेरिवेटिव में स्टडी किया है। तो इसका मतलब ई एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है, ई एक्स का जो हमारे पास प्रिमिटिव है, या ई एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल है, वो क्या होने वाला है, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होने वाला है, ई एक्स प्लस सी। तो दिस, ये हमारे पास थर्ड रिजल्ट। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं, दैट इज फोर्थ रिजल्ट, जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो क्या होता है, तो अब वन अपॉन एक्स जो हमारा फंक्शन है, इसका जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो क्या रहने वाला है, वो यही तो रहने वाला है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई प्लस सी। नाउ फिफ्थ, ये सारे देखो, ये इधर जो मैं लिख रहा हूँ ये तो हमें पता है, ये हमने डिफरेंशिएशन में स्टडी किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो नाउ फिफ्थ वन इज, हमने क्या ले लिया, डी अपॉन डी एक्स, और क्या ले रहे हैं, ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ई, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। तो यहाँ पर इसका जो हमारे पास जो डेरिवेटिव रहता है वो क्या है, डेरिवेटिव दिस इज ए रेज टू पावर एक्स, ये आपने स्टडी किया हुआ है। लॉग ए टू द बेस ई, ये कांस्टेंट क्वांटिटी, और ए एक्स का हमारा डेरिवेटिव क्या रहेगा, ए एक्स का डेरिवेटिव, ए एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई रहता है, ए एक्स का डेरिवेटिव। तो वो लॉग ऑफ ए टू द बेस ई कैंसिल हो जाएंगे, और मेरा डेरिवेटिव क्या रह जाएगा यहाँ पर, ए रेज टू पावर एक्स। तो ये हमें पता है। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है, इसके लिए अब इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है वो क्या बनेगा, दिस इज वेरी सिंपल, ए एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस ई इज इक्वल टू, हाँ
सॉरी इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा अब प्लस सी। तो इस तरह से अब नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ दैट इज हमारे पास सिक्स्थ जो फॉर्मूला वो क्या रहेगा, दैट इज डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर अगर आपको इसके डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो तो ये आपने स्टडी किया हुआ है बेसिकली। यहाँ जब हम बात करें डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स और कौन सा लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, देखो ये कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये तो मेरे पास बाहर आ जाएगा log ऑफ ए टू द बेस ई। अब मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, किसका, ए एक्स का डेरिवेटिव। तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैंसिल और ये सेम क्वांटिटी, तो हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव यहाँ पर क्या रह रहा है, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, वही हमने यहाँ पर लिखा है, ध्यान दें। तो नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से इसका मतलब कॉस एक्स डी एक्स के लिए जो हमारे पास प्रिमिटिव्स आएंगे या फिर इंडेफिनेट इंटीग्रल आएंगे या फिर एंटी डेरिवेटिव्स आएंगे वो क्या होंगे, दैट इज साइन एक्स प्लस सी। और सेवंथ वन इज दैट इज डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हमारे पास माइनस ऑफ कॉस एक्स। माइनस ऑफ कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा, साइन एक्स, क्योंकि कॉस ऑफ एक्स के लिए क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स के लिए क्या होगा, माइनस तो बाहर रह जाएगा, ये माइनस कांस्टेंट बाहर आ जाएगी क्वांटिटी, कॉस एक्स के लिए क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो इसलिए माइनस ऑफ कॉस एक्स के लिए डेरिवेटिव क्या रहेगा, साइन एक्स। और इस तरह से साइन एक्स का हमारा प्रिमिटिव जो है वो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमारे पास ये 7 फॉर्मूले। अब इसके बाद जो 8th हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो क्या रहने वाला है वो हम देख रहे हैं, दिस इज 8th। तो डी अपॉन डी एक्स, ये तो आपका सारा जो है वो डिफरेंशिएशन का बेसिक चल रहा है। वहीं से टेंजेंट एक्स जो है उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहता है, दैट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले सारे आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी हमारा जो इंटीग्रेशन का चैप्टर जो है वो वहाँ पर हम कुछ कर पाएंगे। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का जो हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल रहने वाला है वो क्या है, दैट इज टेंजेंट एक्स प्लस सी। और नेक्स्ट वन इज हमारे पास 9th जो फॉर्मूला, दैट इज डी अपॉन डी एक्स। कॉट एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज माइनस कॉसिक, दैट इज माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो कॉसिक स्क्वायर एक्स जो है वो माइनस होता है, तो हम यहाँ पर माइनस ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। दिस इम्प्लाइज दैट कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो डेरिवेटिव रहेगा दैट इज माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इज 10th हमारे पास। तो 10th जो हम डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं हम, दैट इज सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स का जो प्रिमिटिव है दैट इज इक्वल टू सीकेंड एक्स प्लस सी। नाउ 11th जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स। कॉसिक एक्स, कॉसिक एक्स का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा, दैट इज कॉसिक एक्स और कॉट एक्स और माइनस ऑफ कॉसिक एक्स। यहाँ पर तो कॉसिक एक्स का क्या रहेगा माइनस ऑफ कॉसिक एक्स कॉट एक्स, लेकिन माइनस ऑफ कॉसिक एक्स का प्लस में आ जाएगा कॉसिक एक्स कॉट एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट कॉसिक एक्स और कॉट एक्स का जो हमारे पास इंडेफिनेट इंटीग्रल, फिर यहाँ से क्या बनेगा, इस यहाँ से हम कहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर माइनस ऑफ कॉसिक एक्स प्लस सी।
तो इस तरह से हमारे पास ये 11 फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट वन इज 12। तो अब हम ले रहे हैं, ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो है वो फॉर्मूले यहाँ पर देखे हैं। तो दिस इज साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या रहता है, ये भी हमने डेरिवेटिव में स्टडी किया है, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ। लेकिन यहाँ पर आगे जो ये आ रहा है ये आपके लिए नया है। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द साइन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो अब मेरे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इंडेफिनिट की बात जो है वो बार बार हो रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे एक फंक्शन के लिए बहुत से मुझे क्या मिल रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव मिल रहे हैं, या फिर बहुत से हमारे पास प्रिमिटिव मिल रहे हैं। ये बहुत से प्रिमिटिव ही क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रल, या बहुत से इंटीग्रल मिल रहे हैं, एक इंटीग्रल नहीं है। अलग अलग कांस्टेंट के लिए हमारे पास क्या है, अलग अलग जो है वो इंटीग्रल, जैसे C1 होगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 एक इंटीग्रल हो गया, C2 होगा तो दूसरा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 इंटीग्रल आ गया इसका, और C कुछ और होगा, जैसे सपोज कर लिया 50 होगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस 50 जो है वो इंटीग्रल आ जाएगा इसके लिए। तो इसलिए ये इंडेफिनेट है। तो पता नहीं अब C यहाँ पर क्या रहने वाला है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इंडेफिनेट इंटीग्रल। नाउ नेक्स्ट वन इज 13 हमारे पास d/dx जो है वो किसका ले रहे हैं, अब हम कॉस इनवर्स एक्स का। वो क्या होता है बेसिकली 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर माइनस होता है, दिस इज माइनस। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं किसका लूँ यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ही अगर हम इंटीग्रल दोबारा से लें तो ये माइनस इधर चला जाएगा, मतलब तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। या यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पर माइनस लगा दिया, इधर प्लस लगा दिया, तो भी वही बात है। तो ये हमारे पास 13 और नेक्स्ट वन इज 14 हमारे पास जो रिजल्ट है दैट इज d/dx। अब किससे रिलेटेड, हम यहाँ पर आप अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ प्लस लगा दें और यहाँ पर क्या लगा दें, माइनस, तब आपके लिए और प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहेगी। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ले रहे हैं दैट इज d/dx टेंजेंट इनवर्स एक्स के लिए। तो यहाँ पर इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है ये आपको पता है क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो क्या रहने वाला है, दिस इज टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो नेक्स्ट अब हमारे पास दैट इज कौन सा, अब हम 15 फार्मूला हमारे पास 15, और ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ही है, एंड दैट इज कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव रहता है वो क्या रहता है, 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, लेकिन हम माइनस यहाँ ना लगाते हुए यहाँ पर भी लगा सकते, तो यहाँ वाला माइनस जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वन इज 16 हमारे पास, तो 16 फॉर्मूला हमारे पास d/dx माइनस ऑफ कॉट, यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास इसका सेकेंड इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव ये हमें पता है, ये हमने करा हुआ है। तो अब इसका जो इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या रहने वाला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू दैट इज नथिंग बट सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। नाउ लास्ट वन इज दिस इज 17th हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, दैट इज d/dx और कॉसिक इनवर्स एक्स। तो इसका हमारे पास जो
डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा, x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर माइनस, लेकिन यहाँ पर भी नहीं हम माइनस लगा रहे हैं, हम यहाँ पर ही माइनस लगा दे रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू वट, माइनस ऑफ कॉस सीक इनवर्स x प्लस c। तो अब ये सारे जो 17 के 17, ये तो यहाँ से लेकर के साइन इनवर्स से लेकर के ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल हैं इधर, और यहाँ पर पहले हमने साइन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रल हैं, और यहाँ पर हमने ये लॉग फंक्शंस के लिए हमने इंटीग्रल ये, और इधर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इस तरह से ये हमारा जो जनरल फंक्शन x रेज़ टू पावर n। तो इस टाइप के हमने इंटीग्रल यहाँ पर अभी किए हैं, और ये सारे के सारे हमारे रिजल्ट जो हैं वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए, इससे। ये इसके लिए बेस है इन सभी के लिए। तो अब ये जो फॉर्मूले हैं इनका हम यूज़ भी करेंगे, और अपने इंटीग्रेशन में बेसिक जो फॉर्मूले सिर्फ यही नहीं है, और भी हमारे पास कुछ और भी फॉर्मूले आगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा तो कुछ हम और भी रिलेटेड जो फॉर्मूलाज़ हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, उनको स्टडी करते जाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले अभी आपको ये जो सारे फॉर्मूले हैं इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है, और इनको अच्छे से समझ भी लें, और बिल्कुल ये फॉर्मूले आपको ऑन फिंगर्स होने चाहिए कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप एकदम से इनका यूज़ कर सकें। नाउ नेक्स्ट जो हमारा जो एक्सरसाइज आज हम ले रहे हैं दैट इज 7.1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.1 NCERT। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं दैट इज क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द इन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, साइन 2x का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंटी डेरिवेटिव। बुक से आप सारी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हमें साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है, या फिर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, या फिर प्रिमिटिव फाइंड आउट करना है, एक ही बात है। बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या लिखा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या है, एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कोई एक बोलता है, कोई एक एंटी डेरिवेटिव। देखो किसी भी फंक्शन के लिए अगर उसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अगर एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट हम कर पा रहे हैं तो एक नहीं, क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी। या फिर प्रिमिटिव भी कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। तो उन प्रिमिटिव में से, उन एंटी डेरिवेटिव में से आपने कोई एक एंटी डेरिवेटिव बताना है, कोई एक, सारे नहीं, कोई एक एंटी डेरिवेटिव आप यहाँ पर बताएंगे। तो और मेथड कौन सा यूज करना है, बोलता है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर अब हम कैसे इसका सॉल्यूशन जो है वो करेंगे। यहाँ पर तो हमें फाइंड एंटी डेरिवेटिव। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके लिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कैसे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम, इंस्पेक्शन मेथड से। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखो इसका हमें क्या निकालना है, प्रिमिटिव निकालना है ना। तो वी लुक फॉर ए फंक्शन, हमें एक ऐसे फंक्शन की ज़रूरत है whose डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव जो है क्या है, इज यही वाला फंक्शन आ जाए। मतलब क्या स्टडी किया था कि f(x) अगर मेरे पास फंक्शन है f(x), तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो एक कैपिटल f(x) जो है वो होगा। कब होगा, जब इसका जो डेरिवेटिव है f डैश का मतलब है यहाँ पर जब इसका डेरिवेटिव इसी फंक्शन की इक्वल आ जाए। इस फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये मेरे पास f(x) जो स्मॉल f(x) है वो sin 2x है। तो हम एक ऐसा फंक्शन चाह रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मतलब ऐसे फंक्शन की तलाश में हम वो
जो कैपिटल एफ एक्स टाइप के फंक्शन की, जिसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाए, जिसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाए, साइन 2x। तो अब हम बाय द मेथड ऑफ कैसे करना है इसको, इंस्पेक्शन मेथड से। तो अब हम ऐसा फंक्शन जो है वो क्या लेके चल रहे हैं, ऐसे मान लिया कि टेक, वो हमने फंक्शन जो है वो क्या ले लिया, टेक cos 2x वी द फंक्शन, या यहाँ पर लेट कर सकते हैं। अब पता नहीं ये फंक्शन है या नहीं, सिर्फ हम लेट cos 2x बी द फंक्शन, वो ऐसा फंक्शन है। इंस्पेक्शन मेथड से देखेंगे तो अगर ये फंक्शन है तो cos 2x का, कि हमें आइडिया सा तो है ना कि sin 2x जो है वो किसका डेरिवेटिव है, cos का होता है। बेसिकली cos का क्या होता है, cos x का क्या होता है, माइनस sin x। तो उसी हिसाब से हम लेके चल रहे हैं कि cos 2x, तो इसका डेरिवेटिव हम देखते हैं कि क्या ये आ रहा है sin 2x की नहीं आ रहा है। तो क्या रहेगा हमारे पास, माइनस sin 2x और 2x का 2, तो ये आ गया। ये तो ऐसा नहीं आया जैसे मेरे को तो क्या चाहिए था, sin 2x। लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप -2 माइनस भी आप इधर ले जाओ और 2 भी आप इधर ले जाओ, ऐसा तो हम कर सकते हैं। मतलब इधर हमारे पास क्या था 2x, और यहाँ पर इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर मैं इसको ले जा रहा हूँ, मतलब दिस इम्प्लाइज दैट, ये तो मेरे पास d/dx, तो इधर ले गए हम -1/, क्या आ गया 2, ये 2 हमारे पास नीचे जो है वो इंस्टॉल हो गया। यानी कि हमने -2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, और कुछ नहीं, यहाँ पर भी -2 से डिवाइड करेंगे। अब क्या रह गया मेरे पास, sin 2x। दिस इम्प्लाइज, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट cos 2x अपॉन 2 माइनस। तो इसका जो हमारे पास क्या रह गया, ये अब मेरे को sin 2x फंक्शन जो है, ये ऐसा फंक्शन मिल गया, ये ऐसा फंक्शन हमें है ना, ये ऐसा फंक्शन है sin 2x, और इस किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का ही तो डेरिवेटिव। तो हम ऐसे फंक्शन की ही तलाश में थे, ऐसे फंक्शन को ही हम देख रहे थे कि ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये बन जाए। तो अब यहाँ से देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is what, माइनस ऑफ cos 2x by 2। तो एक चीज़ और भी ध्यान दें, अब जैसे हम डेरिवेट अपना cos जो हमने फॉर्मूला किया ना पीछे, तो वहाँ पर हमने क्या स्टडी किया था, cos x का जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल है, दैट इज़ व्हाट, वो हमारे पास क्या आ रहा था, दैट इज़ sin x प्लस सी। देखें अपने जो पीछे हमने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, तो यूज़ रहेगा अब इनका, cos x का मतलब माइनस cos x आ रहा था, तो माइनस cos x जो था ये sin x, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, cos x dx जो है वो क्या था मेरे पास, sin x, क्या था हमारे पास, sin x प्लस सी, हमारे पास जो पीछे जो हम फॉर्मूला एक कर चुके हैं, ये cos x का हमारे पास जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या है, sin x प्लस सी। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर इस टाइप की फॉर्म में आता है कि यहाँ से हम एक रिजल्ट और ड्राइव कर पा रहे हैं ना, कि cos 2x मेरे पास आता है, cos 2x, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, cos 2x के लिए, इस तरह के लिए हमारे पास इसका जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या रहने वाला है, दिस इज 2। डेरिवेटिव में तो हमारा 2 जो वो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इंडेफिनेट इंटीग्रल में इस तरह का जो क्वांटिटी है वो कहाँ पर आ रही है, नीचे आ रही है। तो ये ध्यान दें आप, यहाँ पर अगर 3 होता तो 3 नीचे आ जाता,
जैसे यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं साइन टू एक्स का जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है वो हमारे पास क्या बनेगा, ये नीचे जो है वो इसका 2, ये यहाँ पर डेरिवेटिव में 2 मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इंडेफिनेट इंटीग्रल में ये वाली क्वांटिटी का जो ये 2 है वो क्या हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है। तो ये भी हमें यहाँ पर समझ लेना है। चलो बेसिक तो आपको आइडिया यहाँ पर लग गया होगा कि कैसे हम एंटी डेरिवेटिव साइन टू एक्स का बाय इंस्पेक्शन मेथड कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो तो बिल्कुल सेम है, cos 3x। इसके बाद हम ले रहे हैं दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन, और ये थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, e रेज टू पावर 2x। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें इंडेफिनेट इंटीग्रल, हाँ यानी कि यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव इसका भी हमें फाइंड आउट करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस वही है जैसे हमने अभी करा है कि इसका जो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम वी लुक फॉर ए फंक्शन, एक ऐसे फंक्शन की हम तलाश में हैं जो कैपिटल एफ एक्स की तरह, जिसका डेरिवेटिव हुज डेरिवेटिव इज क्या रह जाए, जिसका डेरिवेटिव क्या हो, e2x। तो अब हमने लेट ऐसा फंक्शन क्या ले लिया, लेट e2x वी अ सच फंक्शन। वो हमारे पास अगर ऐसा फंक्शन है तो इसका हम डेरिवेटिव देख रहे हैं, e2x देख रहे हैं कि क्या ये आ रहा है कि नहीं। तो e2x और क्या आ रहा है मेरे पास, इंटू 2x का जो डेरिवेटिव है बाई चेन रूल वो क्या आ रहा है 2। या तो हम सिंपल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हमारे पास ये e2x नहीं आया, तो हमारे पास तो e2x फंक्शन ही आना चाहिए। तो हम ये 2 बाकी जो क्वांटिटी है उसको इधर ले जा रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट e2x अपॉन 2। तो ये 2 जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी, वो हमारी नीचे ये चली गई। तो अब इसका डेरिवेटिव मुझे क्या मिल रहा है, दिस इज e2x। तो अब बिल्कुल मुझे ऐसा फंक्शन मिल गया जिसकी हम तलाश में थे, तो कि ये हमारे पास ऐसा फंक्शन मिल गया जिसका डेरिवेटिव जो है वो क्या है, e2x। तो यहाँ से हम अब इसका एक इंडेफिनेट इंटीग्रल जो है फाइंड आउट कर पाए, मतलब एक हम एंटी डेरिवेटिव यहाँ पर निकाल पाए हैं। देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दैट इज e2x का एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, यही जो हमने फंक्शन यहाँ पर फाइंड आउट किया है ये। तो हम देख पा रहे हैं कि एंटी डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव था वो तो अब तो क्या आ रहा था, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन एंटी डेरिवेटिव में ये जो 2 है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ है, वो एंटी डेरिवेटिव में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ये ध्यान रखें, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर तो हमारा यहाँ पर जो ये 2 है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किसमें, एंटी डेरिवेटिव में। तो ये जनरल आइडिया आप ज़रूर ले लें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ax प्लस वी का स्क्वायर। तो इसका मुझे क्या निकालना है, दैट इज एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ पर भी वी लुक फॉर ए फंक्शन, एक ऐसे फंक्शन को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जब हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि विल लुक फॉर ए फंक्शन whose डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाए, whose डेरिवेटिव इज, यही फंक्शन तो आ जाए जो ax प्लस वी का स्क्वायर। तो वो जो फंक्शन मुझे मिलेगा वही होगा एंटी डेरिवेटिव। तो लेट, हमने वो फंक्शन आइडिया से ही ले रहे हैं ना, लेट सच फंक्शन, इस टाइप का जो फंक्शन है वो आपने क्या एज्यूम करा है ना, अभी आप एग्जैक्ट नहीं पहुंचे हैं। अब हमने ले लिया कि ax प्लस बी की पावर क्या लेके चल रहे हैं, क्यूब लेके चल रहे हैं, कि जिसका शायद डेरिवेटिव जो है वो क्या बन जाएगा, ये बनेगा। तो क्योंकि ये 3 जो है वो आगे आ जाएगा, 3 आगे, तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। वैसे तो यहाँ पर और चीज़ नज़र आ रही है कि 3 मेरा आगे आ जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
स्केयर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो नीचे भी क्या होना चाहिए, वैसे बेसिकली 3, फिर 3 से 3 कट जाएगा ना, तो ए एक्स प्लस वी का स्केयर जो है वो फंक्शन मेरे को मिल सकता है डेरिवेटिव करके, इसका डेरिवेटिव। तो चाहे आप यहाँ पर ले लो 3, ना लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये हमने ले लिया है तो इसका अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना चाहते हैं। तो देयरफॉर डी अपॉन डी एक्स और ए एक्स प्लस वी का क्यूब अपॉन 3, ये मैंने फंक्शन लिया। अब इसका ये 3 तो मेरे पास नीचे वाला तो कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 3ax प्लस वी का स्क्वायर और नीचे 3, और लेकिन बाय चेन रूल ax प्लस बी का डेरिवेटिव भी तो चाहिए, ax प्लस वी का डेरिवेटिव। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू, ये 3 से तो 3 जो है वो कैंसिल हो रहा है, आप देख पा, ये तो कैंसिल हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो रिमेनिंग क्वांटिटी मेरे पास क्या बच रही है, ए एक्स प्लस वी का स्केयर और डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस वी का क्या रहेगा, दैट इज ए, ये मेरे पास ए बच जाएगा। एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए, और बी का तो 0, तो यहाँ पर ये। तो अब मेरे को ऐसा फंक्शन क्या मिल रहा है जिसका डेरिवेटिव ये है, थोड़ा सा फर्क है, ये ए जो है वो मेरे पास कांस्टेंट आ गया है, तो मैं ए कांस्टेंट को इधर ले जा रहा हूँ, इधर मैंने ए से डिवाइड कर दिया इसको भी और इसको भी, क्योंकि यहाँ से मेरे पास, इसको मैं एक बार फिर से इधर लिख दे रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स दैट इज ए एक्स प्लस वी की पावर क्यूब अपॉन 3, ये मेरे पास क्या आ गया है, दिस इज व्हाट, दिस इज ए और ए एक्स प्लस वी का स्क्वायर। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कि बोथ साइड ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो बोथ साइड ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे पास ये आएगा, दिस इज ए एक्स प्लस बी, तो दिस इज, और इधर क्या रह गया, इधर यही तो रह गया, ए एक्स प्लस वी का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको अंदर ले जा सकते हैं डेरिवेटिव के अंदर, तो अगर कांस्टेंट नहीं हो तो नहीं, फिर तो डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी और अपॉन 3 भी, कांस्टेंट क्वांटिटी को चाहे अंदर रखो चाहे बाहर रखो, डेरिवेटिव तो के लिए तो यही टर्म जो है वो इफेक्टिव है, यही। तो ये मेरे पास दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे को डेफिनेटली एक ऐसा फंक्शन मिल गया, जिस फंक्शन की हम तलाश में थे, एक ऐसा फंक्शन मिल गया जिसका डेरिवेटिव जो वो ये आ रहा है, ये देख तो रहे हैं आप, ये जो मेरे पास क्वांटिटी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं, यही जो फंक्शन है, इसी का तो डेरिवेटिव जो है वो ये आ रहा है, देख रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव है ना इसका ये। तो अब यहाँ से क्या हमारा कंक्लूजन आता है, देयरफॉर क्या आ गया यहाँ पर, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस वी का स्क्वायर इज, क्या है एंटी डेरिवेटिव, दैट इज ये ए एक्स प्लस वी का क्यूब अपॉन 3, सॉरी बी नहीं था यहाँ क्या था, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरे पास क्या बना था, दिस इज ए, क्या है ये ए, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आया है, दिस इज नथिंग, दिस इज 3a, तो ये एंटी डेरिवेटिव इसका। तो इस तरह के सम्स जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मेरे पास जो क्वेश्चन 5 है, जस्ट आपको एक हिंट दे देता हूँ, आपकी तो सेम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें मेरे पास क्या है, दिस इज sin 2x माइनस ऑफ 4e3x, 4e raised to power 3x। तो अब यहाँ पर मुझे पहले sin 2x का क्या निकाल लेना है, एंटी डेरिवेटिव, फिर मुझे 4e3x का एंटी डेरिवेटिव, दोनों का इंस्पेक्शन मेथड से एंटी डेरिवेटिव निकाल लें। उसके बाद आप, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा चलो बता दूं सॉल्यूशन, तो अब यहाँ पर अगर एंटी डेरिवेटिव की बात, इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, sin 2x माइनस
4e3x, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, sin 2x माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, 4e3x। तो इस तरह से अब आपने पहले एंटी डेरिवेटिव इसका निकाल लें, sin 2x का, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा है, तो वो काम कर लें। फिर उसके बाद आप इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दे, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर आपने क्या निकाल लिया, एंटी डेरिवेटिव किसका, 4e3x का अलग से। एक ही क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट करने हैं। फिर आपने यहाँ पर वो जो 2 आपके एंटी डेरिवेटिव ये आएंगे और ये आएगा, वहाँ से उठाकर आपने इस इक्वेशन में आपने भर देना है, तो वही मुझे क्या मिल जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो ये आप अपने आप कर लें। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो सारी एक्सरसाइज जो है बहुत ही इजी, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर मेरे पास क्या है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब क्या है, फाइंड द, ये वाला जो साइन इसने दे दिया, इंटीग्रल का साइन है ये, इंडेफिनिट इंटीग्रल का साइन है ये। और आपको बताया था कि ये साइन जो है कैसे आया है, पिछली वीडियो में हमने किस तरह से ये साइन जो है वो हम लगा रहे हैं। तो ये सारी बात जो है वो हो चुकी है। अगर नहीं पता हो तो आप वहाँ से ज़रूर देखें। तो 4e⁻³ + 1, और इसका आपको क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है, इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर, तो इसका सॉल्यूशन जो है आपके पास क्या है, 4e3x + 1 dx। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4e3x dx। तो ये भी हम स्टडी कर चुके हैं कि इस तरह से अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, इस तरह से हम लिख सकते हैं इंटीग्रल को ब्रेक करके, मतलब 1 × dx। तो अब यहाँ पर ये 4 जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रल में भी बाहर आ जाती है। तो जो वेरिएबल से रिलेटेड क्वांटिटी है वही जो है इंटीग्रेशन में यहाँ पर रहेंगी। तो यहाँ पर 1 × dx तो वैसे ही मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, dx बन रहा है। अब 4, अब इसका जो इंटीग्रल है वो क्या रहेगा, पहले अभी इंस्पेक्शन मेथड में आप देख पाए हैं कि यहाँ पर जो ये जो 3x के साथ जो 3 है वो कहाँ पर हमारा नीचे आ जाता है प्लस, और ये हमारे पास dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। ये आपने देखा है फॉर्मूले में, फॉर्मूले हमने करे थे पहले। और साथ में क्या रहेगा यहाँ पर c का मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रल, कि यहाँ पर बहुत से ऐसे ये इस तरह के बहुत से हमारे पास फंक्शन हैं, बहुत से फंक्शन इस तरह के मिलेंगे। तो इसके लिए, इस इंटीग्रल के लिए, इस इंटीग्रल के लिए ये जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, तो इसका जो इंटीग्रल है वो ऐसे बहुत से फंक्शन हमें मिलेंगे। सी का मतलब यही तो है, डिफरेंट सी के लिए आपके इसकी वैल्यू जो है, इस परमिटिव की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, अलग अलग। मतलब इस फंक्शन के लिए हमें बहुत से परमिटिव मिलने वाले हैं। तो ये साइन जो है वो किसका है, हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल का, या फिर प्रिमिटिव का साइन भी बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव का साइन भी बोला जा सकता है। नाउ ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है, बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 7th हम ले रहे हैं, और 7th क्वेश्चन है क्या मेरे पास, दैट इज x² 1 - 1/x² dx। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि तो सॉल्यूशन इसका क्या रहने वाला है। इसके सॉल्यूशन के लिए पहले तो हम क्वेश्चन को ही लिख रहे हैं, दिस इज dx, दिस इज इक्वल टू बट मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा सा आपको ऐसे सॉल्व तो जरूर करना है, सिंप्लीफाई करना है मतलब। तो क्या हो गया, x² / x², तो और dx, और इस तरह से, एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ x² - 1, ये कैंसिल हो गया, दिस इज dx। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² dx
माइनस ऑफ डी एक्स प्लस यहाँ पर जो हमारा ये जो वैल्यू आएगी, ये क्या मेरे को इंटीग्रल मिलेगा, एक्स क्यूब वाई 3 माइनस इसका इंटीग्रल माइनस एक्स और प्लस सी हमारे पास रहेगा। तो सी, फिर वही बात कि इंडेफिनेट इंटीग्रल के लिए हमें यहाँ पर सी जो है वो इंस्टॉल करना है। तो इस फंक्शन के लिए मेरे पास एक प्रिमिटिव नहीं आएगा, इनफाइनाइटली मैनी प्रिमिटिव। तो यही तो है इनफाइनाइटली मैनी प्रिमिटिव। अगर सी नहीं लगाएंगे तब तो सिर्फ एक एंटी डेरिवेटिव हुआ ना, उसका एक प्रिमिटिव हुआ, सारा होल आंसर नहीं आया। जैसे हमने पीछे ज्योमेट्री भी इसकी करी थी इंडेफिनेट इंटीग्रल की, हमारे पास क्या आएगा, फैमिली ऑफ कर्व्स आएंगे। इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास क्या आएंगे, फैमिली ऑफ कर्व। डिफरेंट सी के लिए हमारे डिफरेंट कर्व बनेंगे। ग्राफ के ऊपर भी हमने स्टडी करा था ये सारा। तो इस तरह से सी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, 8, जो 8th क्वेश्चन। तो इस तरह से ये हैं सारे क्वेश्चन जो है वो एक जैसे और सिंपल। तो 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो फिर से वही सॉल्यूशन इसका कि आपके पास दे रखा है फंक्शन जो है ये, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल आपको निकालना है। तो वो फैमिली ऑफ कर्व आएगा, फैमिली ऑफ कर्व, एक नहीं, फैमिली ऑफ कर्व। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर और वी एक्स और प्लस सी। यहाँ पर हर एक जगह आपको डी एक्स जो है वो लगाना जरूर। डी एक्स का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास यहाँ पर क्या था, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो क्या है यहाँ, ये ए एक्स स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर अपना डेरिवेटिव हो, सॉरी इंटीग्रेशन हो रहा है। जैसे डेरिवेटिव में भी ऐसे ही होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल वहाँ पर है। तो दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए तो कांस्टेंट है, ए तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट में आपके पास बी जो है वो कांस्टेंट है, बी तो बाहर आ गया, क्या रह गया, एक्स डी एक्स। नेक्स्ट में सी जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ पर क्या रह गया, डी एक्स। तो ए यहाँ पर एक्स क्यूब बाय 3 क्या हो गया, एक्स क्यूब बाय 3, और बी यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और डी एक्स का जो हमारा दैट इज एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स। और साथ में अब क्या है, सी तो यूज हो चुका ना कांस्टेंट एक, तो हम डी कांस्टेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, डी कांस्टेंट लगा देते हैं, क्योंकि इसी डिफरेंट ये जो डी है इसके लिए ही तो मेरे जो है वो अलग अलग प्रिमिटिव मुझे मिलने हैं। तो चाहे कांस्टेंट सी लगा दिया या यहाँ पर सी ऑलरेडी यूज हुआ है क्वेश्चन में तो हम डी लगा दे रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये हमारे आंसर जो है वो आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम अब ले रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, 9th आप अपने आप करें। तो सभी क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, ऐसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ दैट इज दिस वन, इसका स्क्वायर आपके पास ये, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी पहले हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई जरूर कर लेना है अपने इस क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन को ही लिख रहा हूँ। ये यहाँ पर क्या है, स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं तो शायद मेरा क्वेश्चन जो बहुत सिंपल होने वाला है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स आ गया, या चलो वैसे लिख दे रहा हूँ कोई बात नहीं, ए स्क्वायर और वी स्क्वायर और माइनस क्या रहेगा, -2 एंड दिस इज ए एंड दिस इज 1 अपॉन दिस इज, ये मेरे पास आ गया। तो ये होल क्वांटिटी क्या आ गई अब डी एक्स। सिर्फ स्क्वायर को ही हमने जो है वो सॉल्व किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा है और कुछ नहीं, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ गया, एक्स, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और नीचे मेरे पास ये रूट ऑफ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो रूट के साथ स्क्वायर जो वो कैंसिल हो गया, और
और यहाँ माइनस, यहाँ पर तो ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रह गया -2 एंड दिस इज dx। तो इस तरह से मेरे पास, और इसके बाद इसको हम अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वेरी सिंपल 1/x dx माइनस ऑफ दिस इज 2 dx। अब मेरे को पता है कि हमारे पास जो है वो x का क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला वही लगा रहे हैं जो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ किया था आपने। यहाँ x⁻⁴ जो था वो हमारे पास क्या था n, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, पावर तो ऑलरेडी है 1 + 1 अपॉन जो ऊपर किया है वही हमारा नीचे आ रहा है। ये ध्यान दें, ये आप ध्यान दें, क्योंकि आप कर चुके हैं x⁻⁴ दिए, ये फॉर्मूला आपने किया था, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये आया था, ये तो वो यही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ यहाँ। फर्स्ट फॉर्मूला आपका x यहाँ पावर 1 है, तो 1 तो n की जगह 1, और ये दूसरा जो 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और नीचे भी वही क्वांटिटी जो वो यहाँ पर पावर में है वो सेम क्वांटिटी नीचे जो पावर में है वो सेम क्वांटिटी यहाँ पर नीचे आ रही है। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्लस नेक्स्ट हमारे पास यहाँ दैट इज प्लस, और 1/x का इंटीग्रेशन ये भी आपने स्टडी किया है, दिस इज व्हाट, दिस इज log x माइनस, और 2 तो हमारे पास कांस्टेंट, और ये dx, और दिस इज इक्वल टू x² प्लस log x -2, इसके लिए dx के लिए x, और c जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर आना है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर हम ले रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम ले रहे हैं अब 12 क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो बीच में जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपने अपने आप करने हैं, सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, दैट इज x³ + 3x + 4 अपॉन मेरे पास दैट इज √x और dx। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहने वाला है। सॉल्यूशन के लिए x³ + 3x + 4, हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन आप बुक से गलत ना यहाँ पर नोट करें, नहीं तो सारा आपका सम जो है वो गलत हो जाता है। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, बार बार इस चीज़ को मैं रिपीट करता रहता हूँ। तो दिस इज x³, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम की फॉर्म में, तो ये 3x + 4 दिस इज, तो इसको ऐसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो रूट है नीचे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पावर 1/2, x की पावर 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पावर जो है वो 1/2 नीचे, ऊपर जा करके क्या हो जाएगी -1/2 + 3 x की पावर यहाँ 1, और नीचे से मेरे पास पावर क्या आ रही है -1/2, और +4, और नीचे से पावर जो है वो क्या आ रही है -1/2। यहाँ तो x कुछ नहीं है, तो यहाँ x की पावर -1/2 ही रहेगा। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो x⁻⁴, यहाँ अगर हमने एलसीएम लिया तो क्या आ गया 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिल रहा है, मेरे को 5/2 + 3x, यहाँ पर मेरे को माइनस करूँ तो क्या मिलेगा, माइनस से यहाँ पर +1/2, और यहाँ पर 4x -1/2। तो ये मेरे पास जो है वो रिज़ल्ट आया है। अब इसका जो हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x 5/2 dx + 3x 1/2 dx + 4x -1/2 dx, यहाँ पर माइनस ध्यान रखें। तो ये मेरे पास, अब यहाँ पर फिर से वही फर्स्ट फार्मूला x⁻n वाला फार्मूला, तो उससे हमारे पास यहाँ पर क्या मिलने जा रहा है, दिस इज x 5/2 + 1, और नीचे भी जो पावर में वैल्यू वही नीचे लिखते हैं,
सॉरी इंटीग्रेशन का साइन तो यहाँ से अब हटाना है। अब हमने इसका इंटीग्रल निकाल दिया ना, तो इसलिए प्लस करके यहाँ ये 3 जो है वो मेरा बाहर आ गया, और x का जो इंटीग्रेशन है 1/2 यहाँ पर प्लस 1/2 प्लस 1, और 4 भी कांस्टेंट है तो यहाँ पर माइनस ये 1 और नीचे भी -1 और ये +1, सेम जो पावर में वही नीचे, और प्लस हमारे पास कांस्टेंट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, इसका एलसीएम लेंगे 5/2 + 1 का, तो क्या आ जाएगा 7/2। ध्यान रखें पावर ढंग से लगाएं, और नीचे भी हमारा क्या आ जाएगा 7/2 प्लस यहाँ पर 3 है, x रेज़ टू पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, और नीचे हमारे पास 3/2 प्लस 4, और x रेज़ टू पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, और नीचे भी मेरे पास 1/2 सॉल्व करके, और क्या आ जाएगा c। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस इज 2/7 x रेज़ टू पावर 7/2, और यहाँ पर 3 यहाँ पर इसको 2/3 और इंटू मेरे पास क्या रह रहा है, दिस इज 3x 3/2, और यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है 2/1 इंटू 4x 1/2 प्लस c। तो दिस इज इक्वल टू 2/7 x रेज़ टू पावर 7/2, और यहाँ हमारा 3 से 3 जो है वो कैंसल, तो क्या मिल रहा है मेरे को, यहाँ क्या क्वांटिटी यहाँ मिल रही है, दिस इज 2x रेज़ टू पावर 3/2, और यहाँ 4 2 8, और x 1/2 को हम क्या लगा सकते हैं, बेसिकली रूट भी लगा सकते हैं, या पावर 1/2 में लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, c, और दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से सम्स को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, और 13 क्वेश्चन मेरे पास जो है इंटीग्रल ऑफ x³ - x² + x + 1 अपॉन x - 1 dx। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इंटीग्रल ऑफ x³ - x² + x + 1 नहीं है, क्या है यहाँ -1, तो इसको आप करेक्ट करें, तो दिस इज -1 अपॉन x - 1, एक बार जरूर आपने क्वेश्चन को चेक जरूर कर लिया करें, एक बार लिख के dx। तो ये मेरे पास जो है वो इसका हमें इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर हम ऊपर को देखो थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह ये नहीं कि ये नीचे डिनोमिनेटर इससे डिवाइड कर देंगे हर किसी को, तो कुछ तो ये x नहीं है, अकेला x - 1 है। तो यहाँ पर आप ऊपर देखें तो अच्छे से, तो हमें बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पहले वाले में x² में कॉमन ले लूँ तो सेम ये वाला सेम एक्सप्रेशन बन जा रहा है। तो इसलिए ऐसे आपको चीज़ों को सोचना देखना ज़रूरी है, आपको नज़र आनी चाहिए चीज़ें क्या हैं यहाँ पर। तो ये रह गया x² मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या रह गया x - 1, और इन दोनों में से इन दोनों को सॉल्व किया, सिर्फ यहाँ से x² ले लिया तो यहाँ x रह गया, यहाँ से x² ले लिया तो यहाँ पर 1 रह गया। अगले में कुछ नहीं किया, ऐसे ही आपने x - 1 को ऐसे रहने दिया। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देखें तो क्या है x - 1, यहाँ पर भी x - 1 ही है, तो इस बार आप x - 1 को कॉमन ले लो, तो क्या रह गया मेरे पास यहाँ x², और इधर क्या रह गया, यहाँ पर क्या रह गया, सारे ले लिया, तो ये नहीं कि 0 रहा, यहाँ पर भी तो 1 का मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × दिस 1, ये नहीं कि 0 लगा दें आप, यहाँ पर क्या रहेगा मेरे पास, यहाँ पर 1 रहेगा, तो इस तरह से x - 1। तो अब ये आप देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, ये x - 1 और x - 1 जो है वो आपस में कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये dx, तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो अब तो बहुत ही ईजी काम। तो dx, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और मेरा आंसर आ जाएगा, तो ये काम आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो
जो आगे है वो आपने खुद सॉल्व इसको कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब सारे क्वेश्चन जो वो इसी तरह के हैं, सिंपल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। तो चलो फिर भी हम ले रहे हैं 18th क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमारा दैट इज सेकेंड एक्स और सेकेंड एक्स प्लस हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर टेंजेंट एक्स डी एक्स। तो सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख रहा हूँ एक बार फिर से, दैट इज सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिर्फ सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, सेकेंड और सेकेंड अंदर ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ और सेकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स। ऐसे लिखते ही आपको कुछ चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि कैसे इसकी इंटीग्रेशन हमारी, पहले तो चलो इसको आप ऐसे लिख लो, लेकिन सोचना आपने यहीं शुरू कर देना है कि कैसे इसका इंटीग्रेशन जो मैं फाइंड आउट करूँ। तो सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स, तो आपने बिल्कुल ये तो अभी स्टडी किया ना कि सेकेंड स्क्वायर एक्स ऐसे इंटीग्रेशन उसकी क्या होती है, क्या रहता है, दैट इज टेंजेंट एक्स। अगर एकदम से ऐसे पता ना चले तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये है, जिसका डेरिवेटिव ये है। ये भी तो तरीका है एक सोचने का, ये यही तो मतलब है इसका, जो ये साइन लगा है प्रिमिटिव है ना ये, कि हम ऐसे फंक्शन की तलाश में हैं। इंस्पेक्शन मेथड में भी आपने देखा, हम ऐसे फंक्शन की तलाश में हैं जिसका डेरिवेटिव ये आ रहा है। तो वो कौन सा फंक्शन है, वो टेंजेंट एक्स ही तो है। तो ये हमें बिल्कुल ऐसे सोचना है। अब यहाँ पर भी हम सोच सकते हैं कि टेंजेंट एक्स, ये सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, कौन सा वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये है, जिसका डेरिवेटिव ये है। वो बिल्कुल क्या है, वो डेरिवेटिव में भी आपको पता है वो क्या है, सेकेंड एक्स। सी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडेफिनेट इंटीग्रल, एक एंटी डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। तो अब तो सी लगाने की जरूरत नहीं थी। तो हमें सारे ही फैमिली ऑफ कर्व निकालने, सारे एंटी डेरिवेटिव, ये साइन ही मतलब किसका है, सभी एंटी डेरिवेटिव निकालो बोलता है, एक नहीं सारे के सारे। तो इसलिए सील हमें लगाना जरूरी है यहाँ। तो ये हमारा आंसर है, वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पर ले लेते हैं अब 19 या फिर 20 ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको हम एक क्वांटिटी है नीचे में डिनोमिनेटर में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा हम पहले भी कर रहे हैं। तो 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे चलें तो सेकेंड स्क्वायर का तो मुझे पता है कि उसका मैं को ले सकता हूँ इंटीग्रेशन, और मुझे पता है कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये तो हमें पता ही है। अब आगे अगर हम देखूँ तो क्या बच रहा है मेरे पास, साइन और सेकेंड स्क्वायर एक्स, कुछ कम्बिनेशन ठीक सा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 साइन एक्स, एक कॉस एक्स मैंने इसके साथ कंबाइन कर दिया और एक कॉस एक्स को हमने अलग से रहने दिया, ऐसे लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर एक्स को इस तरह से, यस। तो डी एक्स, तो यहाँ पर अब दिस इज इक्वल टू, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, दिस इज 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस ऑफ, अब इसको देखें तो ये क्या बन रहा है, 3 ऑफ ये साइन अपॉन कॉस क्या है, टेंजेंट एक्स, 1 अपॉन कॉस क्या है, सीकेंड एक्स और डी एक्स। ये आपको चीज़ यही सोच लेनी, इसका तो सीकेंड स्क्वायर एक्स तो निकल गया, हमने इस तरह से कंबाइन किया कि एक टेंजेंट बन रहा है और एक सीकेंड बन रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स को साइन के साथ कंबाइन करने से, एक कॉस देने से साइन को क्या बन गया, टेंजेंट, और एक कॉस हमने अलग रखने से क्या बन रहा है, सीकेंड। तो इस तरह से आपको यही सोच लेना है कि कैसे इसको हम ब्रेक करें ताकि मुझे
फिर इसका इंटीग्रेशन मिलने में आसानी रहे। तो दिस इज इक्वल टू, अब मेरे पास 2 जो है वो बाहर कॉमन, सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या मिलता है, टेंजेंट एक्स, पीछे भी बता चुके। और टेंजेंट और सीकेंट एक्स जो है यहाँ पर क्या मुझे मिलेगा, दिस इज 3 सीकेंट एक्स प्लस सी, और यही हमारा आंसर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो इसमें सम रह गए 7.1 में वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं और बहुत ही इजी सम है, इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो आप बड़ी आसानी से इन सम्स को सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ख़ास करके जो आज हमने फॉर्मूले सारे ड्राइव शुरू में करे थे उनके ऊपर आप बहुत ध्यान दें। आज हमारी एक्सरसाइज जो 7.1 है उसको करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इजी रहेगा काम। तो इस दौरान आप ज़रूरी है कि ये वाले जो स्टार्टिंग में जो हमने सारे जो फॉर्मूले किए हैं उनको आप बहुत अच्छे से लिस्ट बना लें इनकी, और बिल्कुल आप इनको लर्न जो है वो अच्छे से कर लें। तो ये हमारी आज की क्लास